सभी को नमस्ते। मैं हिमांशु राय आईसेक से, और इस वेबिनार जूम कॉल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी के साथ में बीच में हमारे सीनियर मैनेजर श्री सिद्धार्थ डोंगरे सर हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि हमारी सीएसपी को गाइड करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सिद्धार्थ डोंगरे है। मैं एफआई चैनल देखता हूँ। सर्वप्रथम सब आप सभी लोगों को बधाई हो। आप लोगों ने जिस तरीके से पेंडेमिक में कोविड के दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से कार्य किया, तो आप सभी लोग उस बधाई के पात्र है कि उस मुश्किल घड़ी में आप लोगों का साथ देते हुए नजर आए और लोगों की मदद करते हुए नजर आए। और बैंकिंग जो चैनल था, इस बैंकिंग चैनल ने पूरे देश में अपना इस मुश्किल घड़ी में सब लोगों को जो मदद प्रदान करनी चाहिए थी वो मदद प्रदान की। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि अब हम लोग सब रूबरू हो रहे हैं इस तरीके से, और ये कोविड की ही कारण है कि अब इस तरीके से भले ही दूरियों से क्यों नहीं, पर अब कम से कम हमको सबको एकत्रित करने का श्रेय भी उसी का है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अब सब लोग जुड़ रहे हैं। और आज हम आपको सब जो आपके साथ जो चीज़ें हैं या जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आप एक क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है एक नीचे यहाँ पे, उसके जरिए आप हमको यहाँ आप बता सकते हैं और उसके ज़रिए आप हमको क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है आज पूरे दिन भर जो क्या करने वाले हैं, उसमें आज हमारे साथ सौम्या जुड़ी हुई है। सौम्या के साथ हिमांशु है और नेहा है। ये 3-4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए, रोशनी भी है। ये जो आप लोगों को डील करते हैं वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अब आपको आने वाले 2 से 1 आध घंटे के अंदर, 1 या 1.5 घंटे के अंदर आपको जो भी चीज़ें हैं ये बताई जाएंगी कि अब बैंक के डायरेक्शन क्या है, बैंक क्या सोच रहा है, बैंक किस डायरेक्शन में विचार कर रहा है और बैंक की अब मंशा क्या है कियोस्क को लेके। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत सेफ है। बैंकिंग मॉडल बहुत ही ज़्यादा सेफ है। बैंकिंग मॉडल जो है इस कोविड के दौरान, जिस तरीके से कोविड के दौरान बैंकिंग ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और कियोस्क ने जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया, ये सराहनीय है। और इसको देखते हुए अब बैंक्स का पूरा जो फोकस है बैंक का, वो सिर्फ कियोस्क और कियोस्क मॉडल पे चला गया है और कियोस्क मॉडल के तरफ ही इसका पूरा फोकस है। कियोस्क के जरिए ही इनको सारे कार्य कराने हैं। तो बैंक यही चाहता है कि आने वाले समय में हम धीरे धीरे जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो पूरे प्रोडक्ट्स अपने जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है, जो भी गांव तक या छोटी जगहों तक पहुंचाए जा सकते हैं, वो और सिर्फ कियोस्क के माध्यम से ही पहुंचाया जाए। तो बैंक की मंशा क्लियर है, बैंक की सोच क्लियर है। बैंक यही सोच रहा है कि कियोस्क जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बैंक सिर्फ और सिर्फ कियोस्क के बारे में ही सोच के अब सर्विसेज ला रहा है, चीज़ें ला रहा है और प्रोडक्ट्स ला रहा है। तो ये एक आने वाला फ्यूचर है। गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है। गवर्नमेंट ने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स इसी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कियोस्क को बहुत अच्छे से रखें, बहुत अच्छे से आप अपने कियोस्क को चलाएं, बहुत ईमानदारी से आप अपने कियोस्क को चलाएं। तो इसी आशा के साथ ये एक ट्रेनिंग रखी गई है कि इसमें आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं पता है, कुछ लोगों को हो सकता है चीज़ें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस उद्देश्य से इस मीटिंग को रखा गया है और इस मीटिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और क्यों है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बेसिकली वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि आरबीआई ने एक सर्वे कराया 2006 में, और जब सर्वे कराया और सर्वे करा के जब ये पता किया कि पूरे देश में 70% की आबादी जो है, 70% की आबादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है,
वंचित है। जब ये और जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि एक ब्रांच किसी भी बैंक की हो सकती है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, स्टेट बैंक हो सकता है, ग्रामीण बैंक हो सकता है। तो जो एक एक बैंक ब्रांच की जो दूरी है, बैंकों की दूरी नहीं, ब्रांचों की जो दूरी है वो 50-50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो अब 50-50 किलोमीटर आबादी के क्षेत्रों में 50-50 किलोमीटर दूरी पे अगर कोई ब्रांचेस अवेलेबल होंगी या चीजें अवेलेबल होंगी तो उनकी सेवाएं कैसे मिलेंगी उन लोगों को, या जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग जो है, उनको वो सेवाएं कैसे मिलेंगी, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था और ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस उद्देश्य को दूर करने के लिए कि भैया इन लोगों तक सर्विसेज कैसे पहुंचे, प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, और दूसरी सेवाएं ये थी कि जो लोकल साहूकार लोग हैं, वो लोग क्या करते थे कि साहूकार लोग उनको ब्याज पे पैसा देते थे, उनसे मनचाहा ब्याज और मनचाही चीजें ले लिया करते थे, जमीन हथिया लेते थे, बहुत सारी चीजें कर लिया करते थे। इसलिए फिर ये सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने वित्तीय समावेशन का निर्माण किया और इसके तहत जो लोगों को सेवाएं नहीं मिल रही है, सर्विसेज नहीं मिल रही है, उन गाँव को, उन लोगों को ये सेवाएं प्रदान करने का कार्य बीड़ा उठाया और ये कार्य शुरू किया गया। तो 2008 में बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर से दो चीजें लॉन्च की गई। बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो सिर्फ सोर्सिंग करने का काम करता था और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो ट्रांजेक्शन का काम करता था। तो जो अपना मॉडल है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन वाला मॉडल है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला मॉडल है। तो बैंक ने सबसे पहले अपने कुछ देश के चुनिंदा सीएस इनको चुना, बीसीस को चुना और उनको बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाया। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाने के बाद उनको ये सेवाएं दी गई कि आप गांव के या छोटे और एनजीओ को, एक्चुअली एनजीओ बोले या ऑर्गेनाइजेशन बोले या फिर कंपनियां बोले, इन लोगों ने इसको हायर किया, कंपनी इसके साथ टाई अप किया। तो आईसेक जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है और उसके नीचे फिर वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे या कमीशन मॉडल पे अपने सीएसपी को ज्वाइन करा सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रदान की गई। तो आप लोगों को बीसीए बोला जाता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट बोला जाता है। तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट बनाए गए। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट की नियुक्ति कराई गई, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट बनाए गए। इसके माध्यम से ये पूरी बैंकिंग सेवाएं चलाई गई। ये एक सिंपल सा मॉडल था। दूसरा, ये करेगा क्या, तो छोटे खाते खोलना, नो फिल अकाउंट्स खोलना, ये इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, लेन देन करना, इस टाइप की सर्विसेज के साथ इस कियोस्क को ओपन किया गया। तो जो ये है, ये इस मॉडल को स्पेशली बनाया गया गांव के हिसाब से, छोटी जगहों के हिसाब से या डीकंजेशन करने के हिसाब से, क्योंकि पैसा लेन देन करना, भेजना, लेना देना, इस टाइप की सेवाएं इसके अंदर प्रदान की गई। ये एक कियोस्क जो है वो ब्रांच का ही एक एक्सटेंडेड आर्म होता है, जो ब्रांच में ना होके बाहर लगा हुआ है। बस इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, करना उसी को वही है। बस ये है कि कुछ लिमिटेशंस के साथ इसको खोला गया और कुछ लिमिटेशन के साथ इसको प्रदान करके चालू करवाया गया। तो आप लोग जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक कियोस्क के मैनेजर है। तो अब आपका जो कियोस्क है वो कियोस्क बहुत ही अलग तरीके से होना चाहिए, अलग तरीके से दिखना चाहिए। तो आपका जो कियोस्क है वो एक ब्रांच का ही लुक होना चाहिए। हम सबसे पहले आपसे सबसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने कियोस्क को एक ब्रांच के तरह ही खोलें, भले ही आपका छोटा क्यों ना हो, 10 बाय 10 का ही कमरा हो, चाहे 10 बाय 20 का कमरा हो या छोटी सी जगह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपका जो लुक है, भले ही उसमें काउंटर ना हो, एक टेबल कुर्सी हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर साफ सफाई होनी चाहिए, हाँ, ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ग्राहक आपके पास आए तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं किसी भले ही छोटी जगह पे आया हूँ पर किसी ब्रांच में ही आया हूँ। सेम उसको फील आना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया के बैनर्स लगे होने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन लगी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप पे एक विश्वास। अब विश्वास तो एकदम से होता नहीं है, विश्वास तो बनाया जाता है। तो आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो पहनावा है, वो ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, लोगों को सेवा प्रदान करते हैं।
तो धीरे धीरे करके फिर लोगों में विश्वास बनने लगा, कियोस्क पे विश्वास बनने लगा, धीरे धीरे करके विश्वास आया। तो अब आज के समय में हमारे देखो नंबर ऑफ कियोस्क कितने सारे हो गए, भले ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये एक्सटेंड किया जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें लगा हुआ है कि हमको मोर कियोस्क लगाने हैं, बहुत सारे कियोस्क लगाने हैं और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करवानी है। तो ये एक हिस्ट्री थी छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। तो नेक्स्ट बलवंत, नेक्स्ट हिमांशु, नेक्स्ट हिमांशु, नेक्स्ट, ठीक है। इसमें आईसेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी आप देख सकते हैं कि आईसेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नेशनल बीसी के तौर पे काम करता है। इसके अलावा मध्यांचल ग्रामीण बैंक और में के साथ कार्य करता है और पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ पंजाब में कार्य करता है। ये हमारे ये बैंक है। इसके अलावा हम जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ भी काम करते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ भी हम बहुत सारा कार्य करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारी सर्विसेज अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एयरटेल का कियोस्क भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं और वो सर्विसेज उनको प्रदान कर सकते हैं जो सर्विसेज आप नहीं दे पा रहे हैं। और आने वाले समय में बैंक ऑफ इंडिया जरूर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पर जब तक अगर नहीं है, अगर मनी ट्रांसफर की फैसिलिटीज या फिर दूसरे इसमें एपीएस की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आप एयरटेल का कियोस्क भी हमारे यहाँ से संपर्क करके उसको ले सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं वो आपके साथ डिसकंटिन्यू ना हो, टूटे नहीं। आपके ग्राहक आपके लिए भगवान का रूप है और ग्राहकों को रोकना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे बैंकों के कियोस्क लगे, एक बैंक के कियोस्क में आप एक ही का कार्य करें, पर अगर आपको आवश्यकता हो तो आप चाहे तो हमारे एयरटेल के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और एयरटेल की एपीएस की सर्विस और मनी ट्रांसफर की सर्विस आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ कियोस्क तो ज़्यादा है नहीं, 51 कियोस्क ही है और करीब ये 20,000 खाते अभी तक पिछले लास्ट 2 सालों में खोले हैं इन लोगों ने और 1 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, ये अमाउंट नहीं है। ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है करीब 1,37,000 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इस साल हुए थे 18 और 19 में, और 19 और 20 में जो हुए 1,39,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट स्टेटस है, किस तरीके से नंबर ऑफ कियोस्क हमारे बढ़े हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है हिमांशु, अब आप और आपकी टीम इसको कंटिन्यू करें। हिमांशु, जी सर, वो कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड। तुम कंटिन्यू करो सौम्या, ठीक जी है। सर, मैं हूँ अभी, जी सर, जी सर, ओके। तो मैं एक बार और आपका स्वागत करता हूँ सभी लोगों का, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग सब इस ट्रेनिंग का लाभ लेंगे, जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग का लाभ लेंगे और आने वाले समय में अच्छा कार्य करेंगे। थैंक यू। सौम्या प्लीज कंटिन्यू। नमस्ते दोस्तों, और थैंक यू सर। आप लोगों आपने सब हमारे जो सीएसपी हैं उनको गाइड किया है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और ये प्रेजेंट स्टेटस है, अभी हम 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से स्टेट अभी हमारा नए स्टेट भी हम लोग चालू करना चाहते हैं और आने वाले समय में अदर स्टेट में भी हम काम करना वाले हैं और न्यू स्टेट भी हमारे ओपन होने वाले हैं। आईसेक का दूसरे जगह से भी इंक्वायरी आ रही हैं और हमारी फाइल भी लगी हुई हैं। कुछ टाइम में हम अदर स्टेट भी ओपन कर लेंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ में अभी हमारे 8 कियोस्क चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हो गया हो?
और उसके बाद महाराष्ट्र में हमारे 2 कियोस्क चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा कियोस्क हैं, 41 कियोस्क हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सारे कियोस्क हमारे जो टारगेट हैं उनको फुलफिल करते हैं और भी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। आगे ऐसा नहीं है आपको मैं बताऊंगा कि ठीक है, वो मुझे कॉल कमीशन लगाए थे सिद्धार्थ बहुत उसको, अच्छा आता है सभी लोगों का, है ना? ठीक है। और ये 41 लोग हैं, हाँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम वो अभी प्रपोजल कुछ वाला जो है नेक्स्ट ना, टाइम वो में उसका फॉर्मेट बन रहा है। अदर ठीक स्टेट है, में तो भी हमने काम मुझे करना भिजवाया चाहेंगे, था, तो वही देख रहा हूँ कि अगर बन गया हो तो मैं भिजवाता हूँ, क्योंकि एक अदर स्टेट सिंगल में भी पेज हम का काम बना करना हुआ रखा चाहेंगे है अपने पास ऑलरेडी, और तो उसमें ज़्यादा कनेक्शन करवा नंबर रहा ऑफ हूँ, कियोस्क कनेक्शन भी हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। कुछ ही टाइम में हम अपने नंबर ऑफ कियोस्क भी हमारे बढ़ने वाले हैं और सारे स्टेटों में हम काम करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम नंबर ऑफ कियोस्क हमारे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। अब फ्रंट बैनर की अपन बात करते हैं, कियोस्क सेंटर की बात करते हैं कि आप लोगों का कियोस्क सेंटर किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैंक ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, बैंक से हम लोगों की बात होती रहती है, कॉर्पोरेट ऑफिस से बात होती रहती है और मीटिंग हम लोग अटेंड करते रहते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस की, जोनल ऑफिस की। तो अभी आने वाले टाइम में वो लोग धीरे धीरे मॉनिटरिंग को बढ़ाते जा रहे हैं और अपने सेंटर भी विजिट होंगे। अब ब्रांच मैनेजर भी विजिट करेगा, तो अपने जो सेंटर है उनको अपडेट करना है। अब अपन को एक कियोस्क मॉडल बनाना है। बैंक ऑफ इंडिया भी एक बहुत अच्छा कियोस्क है, ठीक है। तो आने वाले समय में अपन को बैंक ऑफ इंडिया को मिनी ब्रांच बना रहे हैं और मिनी ब्रांच ही होंगी हमारे बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसके लिए ब्रांच बैंक नया नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहा है और नए नए सर्विसेज भी अब जोड़ने वाले हैं। हमारी अभी कुछ टाइम पहले कॉर्पोरेट से एक मीटिंग हुई थी, उनमें उन्होंने बताया है कि नए नए प्रोडक्ट हम लोग जोड़ने वाले हैं, अभी कुछ टाइम बाद जुड़ जाएंगे। तो आपका सेंटर आपको एकदम अपडेट रखना है, पूरा सारे बैनर लगे होने चाहिए, प्रिंट वाला बैनर होना चाहिए। प्रिंट वाला बैनर सबके शॉप पे लगा होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो हमसे संपर्क करके और बैनर हमसे ले सकता है, हम डिस्पैच करके उनको पहुंचा देंगे। लेकिन बैनर होना बहुत ही ज़रूरी है, सबके कियोस्क सेंटर पे बैनर लगा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंट वाला बैनर तो बाहर से ही कस्टमर को भी देखने में आता है कि यहाँ एक बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क सेंटर है, जिसको देखते हुए कस्टमर भी आते हैं, आपके नए नए कस्टमर आएंगे। कोई भी बाहर का कस्टमर है, वहाँ का नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया का है, तो वो अपना बैनर साइन बोर्ड देख के आपके सेंटर पे आएंगे। तो इसलिए आपको सेंटर पे साइन बोर्ड लगाना बहुत ही आवश्यक है। बैंक के अधिकारी लोग आएंगे, सबसे पहले वो साइन बोर्ड ही देखते हैं, प्रिंट वाला बैनर ही देखते हैं कि इनके यहाँ बैनर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हमारे आईसेक्ट में भी एक मॉनिटरिंग टीम है, वो भी अब विजिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आपके सेंटर पे आएंगे, आके और विजिट करेंगे। और तो ये प्रिंट वाला बैनर लगा रहेगा तो आपका एक सेंटर टाइप का सेंटर दिखेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट वाले बैनर के बाद ये अपना ग्राहक सेवा केंद्र वाला ये बैनर है। इसमें ये पोस्टर हैं, आपको शॉप के अंदर लगाना है। शॉप के अंदर कस्टमर को ऐसे लगाना है कि कस्टमर को दिखना चाहिए, और इसमें जो भी जानकारी है वो सब जानकारी उसमें फिल करें, फिल करके अपनी दीवार पे लगा के डिस्प्ले करें कि कस्टमर को दिख सके, है ना। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी भर लें, ब्रांच का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डाल के एक एक बोर्ड, एक एक बैनर अपना सेंटर पे लगा होना चाहिए। क्योंकि बिना उसके अब बैंक मॉनिटर कर रहा है, बैंक जाएगा तो बैंक मैनेजर ही फिर आपको बोला जाएगा कि आपके यहाँ पे ये बैनर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्राहक सेवा क्या, ग्राहक सेवा उत्पाद और सेवाएं वाला अपना ये होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, जिसमें दी गई हैं कि आप क्या कौन सी सेवा दे रहे हैं, कौन सी सेवा नहीं दे रहे हैं, अपने सेंटर पे कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। उसमें सेवाएं लिखी हुई हैं,
कोई भी कस्टमर जैसे विड्रॉल कराने आया, सेवा देख के और भी जैसे आधार सेटिंग करवाना होगा उसको, आपकी जो बैनर पोस्टर में सेवाएं पड़ेगा तो वो और काम के लिए आपसे बात करेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वाला पोस्टर लगा होना चाहिए। इसमें अटल पेंशन का भी दिया है और PMJJY PMSBY का भी दिया हुआ है। आप कस्टमर को समझाएं कि आपको बीमा करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आप उनको गाइड करें, अटल पेंशन योजना के लिए गाइड करें उनको कि अटल पेंशन भी कराएं। तो इस चार्ट में आप आसानी से उनको गाइड कर सकते हैं। इसमें सब एज वाइज दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन रजिस्टर की। ठीक है, आप सभी लोगों को हमने हमारे आईसेक्ट द्वारा 3 रजिस्टर दिए गए हैं। जिनके पास नहीं है वो मुझे ग्रुप में या फिर कॉल करके बता दीजिए, आईडी भेज दीजिए, हम उनको रजिस्टर प्रोवाइड करा देंगे। कुछ हमारे नए सेंटर हैं तो जिनको अभी रजिस्टर पहुंच नहीं पाए हैं या फिर उनके पास नहीं है तो हम वो प्रोवाइड करा देंगे। ये रजिस्टर होना आपके शॉप पे बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्टर के बिना आप कैसे एंट्री करेंगे? कोई कस्टमर का पूरा एंट्री होना चाहिए। जो कस्टमर आपके यहाँ आता है तो उनकी एंट्रियाँ होना चाहिए आपके यहाँ पे। तो ये 3 रजिस्टर हैं। रजिस्टर का मैं बता देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग का रजिस्टर, जैसे भी कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराने आपके शॉप पे आता है तो आपको उसका अकाउंट ओपन करने के बाद रजिस्टर में आपको उसका नाम लिखना है, आइडेंटिटी नंबर लिखना है, रेफरेंस नंबर लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। क्योंकि ये ज़रूरी है, रजिस्टर मेंटेन आपको करना है अपने ब्रांच पे, अपने सेंटर पे। क्योंकि ब्रांच विजिट करेगा तो रजिस्टर देखेगा रजिस्टर है कि नहीं है। इसमें जो जानकारी है वो आप एक एक रजिस्टर में फुलफिल करेंगे। अकाउंट ओपन हुआ है उनसे साइन भी कराना है रजिस्टर में, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना है, जिससे कभी कुछ पासबुक के लिए आपको कॉल करना होगा तो कस्टमर का मोबाइल नंबर रहेगा तो आप उनको बुला सकते हैं। कोई भी कैंप लगाना है तो आप कस्टमर को बुला सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल विजिट एंड कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर, ये होना भी आपके शॉप पे बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना ये रजिस्टर ब्रांच जब विजिट करेगा, कोई भी कंप्लेंट होगी या फिर आपका सेंटर बढ़िया रहेगा तो ब्रांच अपना फीडबैक उसमें लिखेगा। किसी कस्टमर को कोई कंप्लेंट है तो कस्टमर भी अपना फीडबैक उसमें लिख सकता है। तो ये रजिस्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये रजिस्टर आप तीनों रखें अपने शॉप पे। जिनके पास नहीं है वो हमको बोल सकता है, हम भेज देंगे। ठीक है, और ग्रुप में डाल दीजिए आईडी बस, जिनके पास नहीं है हम वो करवा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और रजिस्टर आता है अपना कैश ट्रांजेक्शन रजिस्टर। ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन रजिस्टर है। ये रजिस्टर में आप किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो इसमें उनकी एंट्री होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, एंट्री होना इसलिए ज़रूरी, कोई भी विदाउट आपके ब्रांच का या आपके शहर का कस्टमर नहीं है, आपके गांव का कस्टमर नहीं है, तो कोई कस्टमर आया है या उसका मनी ट्रांसफ़र फेल हो गया है या फिर ज़्यादा पैसे चले गए हैं या फिर 2 बार उसका ट्रांजेक्शन हो गया है, तो इसमें आप डिटेल रखेंगे तो आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। इसमें उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए तो अकाउंट नंबर के माध्यम से आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। उसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसके साइन होना चाहिए। साइन के आधार पे आप उनको बता पाएंगे कि आपने हमारे यहाँ से विड्रॉल किया था या ट्रांसफ़र किया था, तो ये आपका अमाउंट में ये प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी आता है लेन देन वाले रजिस्टर में एंट्री एवं साइन उसके करना ज़रूरी है। साइन आप करा पाएंगे तो प्रूफ रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल लिखेंगे तो आप कस्टमर से बात कर पाएंगे। अकाउंट नंबर भी होगा तो अकाउंट नंबर से कस्टमर की डिटेल निकाली जा सकती है, जिससे आप बात कर सकते हैं कस्टमर से। तो मैं भाइयों यही बोलना चाहता हूँ कि तीनों रजिस्टर मेंटेन करके रखें अपने शॉप पे, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रजिस्टर बैनर रहेगा। मेन आपका बेस यही होता है क्यों सेंटर का कि रजिस्टर बैनर होना चाहिए, रजिस्टर अपडेट होना चाहिए।
तो कोई भी बैंक का अधिकारी या जोनल अधिकारी आता है तो सबसे पहले रजिस्टर बैनर ही देखता है, आपके शॉप पे ही देखता है। तो इसके जैसे ही शॉप पे आया तो पहले तो फ्रंट वाला बैनर देखेगा, फिर उसके बाद आपके रजिस्टर चेक करेगा। तो आपका जो भी होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, ये सब देख के ही वो समझ जाएगा कि सेंटर हमारा प्रॉपर वे पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बहुत ज़रूरी है, अब आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इन सब चीज़ को नोट करके चलते रहें, रजिस्टर को मेंटेन करते रहें, सेंटर को मेंटेन करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका जो कियोस्क है ये ब्रांच मॉडल में बदलने वाला है। नई सर्विसें भी बहुत सारी जोड़ने वाले हैं, नई सर्विस आने वाली हैं। हम लोगों की लगातार मीटिंग होती रहती है, तो हम लोग बात करते रहते हैं, ब्रांच से भी बात होती है और उसके बाद जोनल से भी बात होती है और कॉर्पोरेट से भी बात होती है। कॉर्पोरेट में हमारी मीटिंग हर 2-3 महीने में होती रहती है, तो जो भी उनसे हमारा प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे शेयर करते रहते हैं, बात होती रहती है और वो हमको गाइड करते हैं, नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आने वाले समय में नए प्रोडक्ट जुड़ने वाले हैं, उनको भी गाइड करते हैं और आने वाले समय में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने वाले हैं। अपना बैंक ऑफ इंडिया को भी एक बड़ा बैंक बनाने का चल रहा है और कियोस्क मॉडल पे ही लाने का चल रहा है। अभी जितने भी नए नए उनको कियोस्क खुलवाना है, नए ब्रांच के पास खुलाना है और कियोस्क को एक अच्छा मॉडल बना के तैयार करना है। तो आप लोगों का भी बढ़िया सेंटर होगा तो मिनी ब्रांच भी होगी और सारी सुविधाएं होंगी। अब सर्विसेज के बारे में मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ जो सर्विसेज हैं, वैसे तो आप लोग सारी सर्विसेज को डेली उपयोग में लाते हैं और हमारे साथ अभी कुछ न्यू सेंटर भी ज्वाइन हैं, जो अभी न्यू सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो सेंटर भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ, PMJDY अकाउंट ओपन करना। आप जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको हो सके तो 500 रुपये से खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलें और 500 रुपये से खोलें, क्योंकि 500 रुपये का बेनिफिट मैं बता देता हूँ। 500 रुपये से आप अकाउंट खोलोगे तो उसमें आप 12 वाला 330 वाला बीमा PMJJY एंड PMSBY आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। और कस्टमर का बैलेंस भी रहेगा तो आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप हो सकता है जिसका भी आप अकाउंट खोल रहे हैं उनका अकाउंट आप 500 रुपये से ही खोलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलें आपके सेंटर पे। हाँ, अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है कि ब्रांच से थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन आप जब अकाउंट ओपन करेंगे पेंडेंसी दिखेगी तो ब्रांच को भी वेरीफाई करना होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी क्या है कि ये कोविड के समय में बहुत ज़्यादा ब्रांच को काम आ गया है और ब्रांच में स्टाफ भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम जा रहा है। तो आने वाले समय में बात हुई है, आने वाले समय में अकाउंट ओपनिंग भी एक टाइमली होने लगेगा। जैसे ही आप करेंगे, बहुत से जगह हमारे कुछ कियोस्क हैं जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम जाती है और कुछ कियोस्क हैं वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, वहाँ पे सफिशिएंट बैंक स्टाफ है तो बैंक पूरा काम कर देता है। और कहीं प्रॉब्लम जाती है, मैं मानता हूँ कि ब्रांच को थोड़ा अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम जाती है, तो वो एक दिन इकट्ठे अकाउंट ओपन जितने आपने किए हैं वो सारे वेरीफाई कर देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन खोलिए और मैक्सिमम 500 रुपये से खोलिए और 12 वाले 330 वाले बीमा करेंगे आप, हर उसमें बीमा करके देंगे तो ब्रांच की भी एक मजबूरी हो जाएगी, अकाउंट वेरीफाई करना ही पड़ेगा उनको और वो करेंगे। और अपने पोर्टल से ही कीजिए, मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ कि अपने पोर्टल से ही आपको बीमा करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करना है, ठीक है। तो आपका जो भी पेंडिंग में काम है वो आपका पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सर्विस है हमारी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, इस पे बहुत अच्छा कमीशन है, आगे स्लाइड में हम कमीशन भी बताएंगे। ये आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करें, विड्रॉल डिपॉजिट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, नए कस्टमरों को भी बुलाएं, इसमें लिमिट भी बढ़ना है ना, लिमिट भी बढ़ने वाली है, आप लोगों की लिमिट भी बढ़ जाएगी। अभी जो ट्रांसफ़र विड्रॉल करते हैं उसके लिए बात हुई है, कॉर्पोरेट ने बोला गया है कि लिमिट को भी हम बढ़ाने वाले हैं,
तो आने वाले समय में इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी और आप अच्छे से ट्रांसफ़र और विड्रॉल कर सकेंगे। फिर तीसरी सर्विस आती है अपनी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS, जिसमें आप किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं अपने क्योर सेंटर से, कोई भी बैंक का पैसा उनका निकाल सकते हैं। इस पर किसी भी चार्ज नहीं लगता है निकालने का, तो आप उनका आसानी से पैसा निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका भी आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें भी कमीशन अच्छा है। आपका ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो कमीशन अच्छा अर्न करेंगे, और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद फंड ट्रांसफ़र, ये फंड ट्रांसफ़र है। आपको बैंक ऑफ इंडिया में फंड ट्रांसफ़र होता है। ये बैंक ऑफ इंडिया में ही होता है, अदर बैंक में नहीं होता है। इसके लिए भी कॉरपोरेट ने बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम अदर बैंक के लिए हम ऑप्शन चालू करेंगे। हो सकता है कुछ समय बाद इसमें जोड़ दिया जाएगा कि हम अदर बैंक में भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया में फंड ट्रांसफ़र किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच अदर बैंक में नहीं कर सकते, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया की जो भी ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। बैंक, जोनल ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस इस समय सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेके बहुत ही ध्यान दे रहा है। आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम करेंगे तो बैंक का टारगेट होगा, बैंक आपकी हेल्प करेगा, और जोनल ऑफिस का टारगेट होगा, बैंक कॉरपोरेट का टारगेट होगा। तो कॉरपोरेट हमारी बात को सुनेगा, नई नई स्कीम जोड़ेगा, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सरकार की भी गाइडलाइन है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम किया जाए, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा है। आप उनको समझाएंगे, तो आप अच्छे से उनको समझाएंगे तो वो कोई मना नहीं करेगा। 12 वाला बीमा, 330 वाला बीमा एंड APY, ये तीनों बीमा हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। आप कस्टमर को समझाएंगे, वो कराएंगे, इससे उनका बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें आप लोगों का कमीशन बढ़ेगा, इसमें कस्टमर का फ़ायदा होगा। कस्टमर के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो उसको वो उतना पैसा मिल जाएगा। PMJJY, PMSBY, APY में उनको जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वृद्ध होने के समय पे ये APY बहुत काम का है, तो आप उनको गाइड कीजिए, है ना, कि APY कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा APY करिए, है ना। इसके बाद में सर्विसेज में और भी सर्विसेज हैं, अदर सर्विस भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी आने वाले समय में जुड़ने वाली हैं। बैंक अपनी नई सर्विसेज को जोड़ने वाला है, अपनी सर्विसेज बढ़ाने वाला है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में सर्विसों को जोड़ने वाले हैं और बहुत सारी नई नई सर्विसेज आने वाली हैं। अभी हम देख रहे हैं हर बैंक में नई नई सर्विसेज आने वाली हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया भी अपने सर्विस को बढ़ाना चाहता है और नई सर्विस लाना चाहता है। अपने कियोस्क पोर्टल पे नई सर्विस लेके आने वाला है, और कुछ आने वाले टाइम में नई सर्विसेज हमारे पोर्टल पे आ जाएंगी और हम आसानी से उनका उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सारी सर्विसेज कीजिए, सब सर्विसेज आप कर सकते हैं। आपके कियोस्क पोर्टल पे हो रही हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो सर्विसेज हैं वो बैंक जाने की ज़रूरत आगे भी आपको नहीं पड़ेगी, और नई सर्विसेज भी ज्वाइन होने वाली है। अब आपको बता देता हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम PMSBY, PMJJY एंड APY, ये करना मैंने बोला ये बहुत ज़रूरी है। इस पर बैंक का बहुत ध्यान है, बैंक का टारगेट है, तो ये आपन को करना है, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइन है। सरकार को सारे लोगों को इंश्योरेंस करना है। अभी देख रहे हैं कुछ नए इंश्योरेंस भी बहुत सारे बैंक बोल भी देती है नए इंश्योरेंस करने का, तो आने वाले टाइम पे और कुछ इंश्योरेंस भी जुड़ सकते हैं अपने कियोस्क पोर्टल में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये
12 रुपए वाला बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या करना है, 12 रुपए वाला रिन्यूअल इनकम पेंशन एक्सीडेंट कवर, ये वाला 12 रुपए वाला जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये 1 जून से 31 मई के लिए होता है। ये बीमा 1 जून से 31 मई के लिए होता है ना। इसको आप बीच में भी कभी भी कर सकते हैं, इस बीमे को आप बीच में भी कभी भी कर सकते हैं, जो 31 मई तक चलता है। 1 जून से तो ये स्टार्ट होता है 31 मई तक, लेकिन बीच में भी आप कभी भी कर सकते हैं। जिनका नहीं है, उनका टाइम निकल गया है या फिर 1 जून निकल गया है, तो आप बीच में भी कभी कर सकते हैं। और 12 रुपये कटेंगे, ठीक है, 12 रुपये आपके कट जाएंगे और फिर जिस दिन होगा उसके अगले दिन से ये बीमा कवर लेने के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक है, आप किसका कर पाएंगे, आपके यहाँ जो अकाउंट खोले हैं आप उनके भी कर लेंगे, जहाँ पे आधार ऐड है, जिन कस्टमर का आधार सेटिंग है अकाउंट में, आप उनका कर लेंगे। आप अपने खुद के कस्टमर का भी कर पाएंगे और बैंक के कस्टमर का भी आसानी से कर लेंगे, या अदर बैंक अदर ब्रांच का है बैंक ऑफ इंडिया का, उनका भी आप आसानी से कर पाएंगे। कोई इसमें वो नहीं है कि आप दूसरी उनका नहीं कर पाएंगे। आपके कस्टमर है उनका भी आप कर लेंगे और दूसरा है उनका भी कर लेंगे। इसमें जो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करेंगे तो उनमें एक एज लिमिट होती है, जो कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर के 70 ईयर तक वाले व्यक्तियों का आप कर सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं होगा। तो 18 साल से 70 साल के व्यक्ति का आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैवल भी करते हैं, आते जाते रहते हैं और इनको बहुत ज़रूरी रहता है कि इनका बीमा हो। तो इन बीमा आप करेंगे तो इनको घर वालों को इसका कवर्ड मिल जाएगा और आप लोगों का भी इसका करते हैं तो बैंक का टारगेट होगा और आपका भी कमीशन बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जितने अकाउंट खोलने वाले आते हैं तो 12 वाला बीमा सबका ज़रूरी आपको करना ही है, क्योंकि 12 वाला बीमा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस 12 वाले बीमा में और भी सुविधाएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई किसी कस्टमर का आपने 12 वाला बीमा कर दिया और उनकी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको ये 2 लाख रुपए उनको मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक उनको कवर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर उसके बाद में एक्सीडेंट होता है, कोई भी पार्ट उनका डिसेबल हो जाता है ना, कोई भी पार्ट डिसेबल हो जाता है तो उनको 1 लाख रुपए तक उस पार्ट का मिल जाता है, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपका जो बीमा आपने अभी तो उनको लगा है कि 12 रुपये का एक बीमा किया है, उसमें कितने का कवर्ड होगा और कितना हेल्प होगा, आपको भी दुआएं देगा कस्टमर और आके आपको भी बोलेगा नहीं आपने अच्छा किया कि मेरा बीमा कर दिया था, तो आज मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। वो 1 लाख रुपए उसको आगे आने वाले टाइम में या हॉस्पिटल के उसमें उसको बहुत काम में आएंगे, है ना। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबका आप बीमा करते जाएं, 12 वाला बीमा तो कर दें। ये 12 रुपये वाला बीमा है, 12 रुपये का होगा, इस पर आपका 1 रुपये कमीशन मिलेगा, है ना। ये करना ज़रूरी है और सबका करें, बैंक का भी ये टारगेट रहता है और आपको ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 330 वाला बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये बीमा 330 रुपये का होता है। इसका भी टाइम पीरियड 1 जून से 31 मई तक का होता है। सेम ये अपने 12 रुपये वाले बीमा जैसा होता है, टाइम पीरियड इसका सेम है। इसको बीच में भी आप कर सकते हैं। इसकी जो प्रीमियम है 330 वाली, उसको आप पार्ट में भी प्रीमियम में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 2-3 प्रीमियम में भी कट जाएगा। ठीक है, इसमें एक अच्छी सुविधा है कि 2-3 प्रीमियम में ये कट जाता है। और जैसे आप 1 जून के बाद करते हैं या 3 महीने बाद करते हैं ये आप, तो जितना प्रीमियम उसका निकल गया है उतना पैसे वो काट के आपके 330 में से माइनस करके वो ले लेता है। ठीक है, तो कुछ सीएसपीओ का मेरे पास कॉल आता है कि 330 वाला बीमा किया लेकिन उसमें 190 रुपये कटे हुए हैं, या जितना भी अमाउंट कटा हुआ है तो 330 रुपये क्यों नहीं कटे।
क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग ये पैसे कटते हैं। टाइम आपका निकल गया है, 1 जून निकल गया है, आगे 3 महीने निकल गए हैं, तो वो उतना इंस्टॉलमेंट उसका माइनस कर देता है और आने वाला इंस्टॉलमेंट उसका ले लेता है। तो जिस दिन आप बीमा करोगे उसके बाद से कवर स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आप आधार वाला सेम है, आधार कार्ड से जो लिंक है उनका आप बीमा कर सकते हैं, ब्रांच का हो या फिर अपना खुद का कस्टमर हो या अदर कोई कियोस्क का कस्टमर हो। बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर होना चाहिए, किसी भी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का कस्टमर होना चाहिए, तो आप उनका भी आसानी से कर सकते हो। इसमें भी एज का वो है, 12 वाले में कुछ ज़्यादा एज दी गई थी। इसमें 330 वाले बीमा में इसमें आप 18 साल से 55 साल के व्यक्ति का कर सकते हैं, इसमें बीमा हो जाएगा। इनका आप आसानी से कर सकते हैं। ओवर एज वालों का बीमा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें एज का एक लिमिट दी गई है। 330 वाले में भी लिमिट दी गई है, 12 वाले में भी लिमिट दी गई है। इसमें एक अच्छी खासियत ये है कि 2 लाख रुपए का ये डेथ कवर है। ठीक है, इसमें किसी भी रीजन से डेथ होती है आपकी, ठीक है, अदर कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना, किसी भी रीज़न से डेथ होती है तो उसमें तो सिर्फ एक्सीडेंट पे मिलता है। 12 वाले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में तो एक्सीडेंट के उस पर मिलता है, लेकिन इस पे अदर कोई भी रीज़न से डेथ होती है उनकी, तो उस पर 2 लाख रुपए तक का कवर्ड उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बेनिफिट है, ये आप कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर इंटरेस्ट लेगा और ये 101% करवाएगा, आपकी शॉप से ही करवाएगा। लेकिन आप सिर्फ उनको गाइड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उनसे बोल देते हैं कि आपका बीमा कर रहे हैं हम 330 रुपये का कर रहे हैं या 12 वाला तो मोस्टली आसानी से करवा लेते हैं। कोई भी कस्टमर 12 वाला बोल देता है ठीक है कि आप 12 वाला बीमा कर दीजिए, लेकिन आप 330 रुपये वाले बीमा का आप उनको बेनिफिट्स बताएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप उनको समझाएंगे, कस्टमर को समझाएंगे तो वो मोस्टली कराएगा। जो भी किसी भी कस्टमर को आप बताएंगे तो वो मोस्टली कराएगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। आप 2 लाख रुपए तक का कवर है, किसी भी रीजन से उसकी डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का कवर मिल जाएगा। इस पे आपका कमीशन भी अच्छा है, ये 330 रुपये से होता है और आप ये भी जो भी 1 जून से होता है, जो भी डेट उसकी निकल जाएगी उसके बाद उसका प्रीमियम कटेगा, लेकिन आपको उसका कमीशन 30 रुपये ही मिलेगा। तो आप ये देखें, ध्यान दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीमा करें। 12 वाले बीमा करें, 330 वाले, PMJJY PMSBY करें और उनको कस्टमर को समझाएं। ये करना बहुत ज़रूरी है। बैंक का भी टारगेट है कि ये बीमा करें, सरकार का भी टारगेट है कि हर कस्टमर का बीमा होना ज़रूरी है। 12 वाला 330 वाला बीमा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए बेनिफिट भी हैं, आप कस्टमर को बताएंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको उपयोग में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अपने कस्टमर को समझाएं और बीमा करें। अब आ जाते हैं अपन अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना बहुत अच्छी सरकार की योजना है, ये करना भी ज़रूरी है। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, बैंक भी इस पर बहुत जोर देती है। इसके बाद हमारे जो टारगेट रहते हैं इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में APY का टारगेट भी हमको दिया जाता है। APY आप अपने पोर्टल से ही करें, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो अपने पोर्टल से ही करें, क्योंकि पोर्टल पे डायरेक्ट आप करेंगे तो तुरंत रजिस्टर्ड हो जाता है, ये ऑनलाइन हो जाती है। अपने पोर्टल पे सुविधा दी है तो इसको अपने पोर्टल से ही करें और ये आने वाले समय में कस्टमर के लिए बहुत ही कामगार रहती है, जिससे कि कस्टमर को बहुत ही फ़ायदा होता है। अभी समझ में नहीं आएगा कस्टमर को, जब इसके बेनिफिट्स मिलेंगे तो कस्टमर को समझ में आता है कि हम लोगों को कितना अटल पेंशन योजना का बेनिफिट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने ओल्ड एज वालों को इंश्योर कर रखा है, इसमें इनकम भी इंश्योर है कि आपको कितना मिलेगा, उस हिसाब से आप प्लान जो देखेंगे उस हिसाब से मिलेगा। कोई भी कस्टमर हो कि किसी भी उसका हो कस्टमर,
है ना मोस्टली। आपका नेट नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, तो मैं बीमा बता रहा था, और ये आपको अटल पेंशन योजना का बता रहा था। ये अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट का है, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें कस्टमर को भी आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा रहता है, और आप कस्टमर को गाइड करेंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर करवाएगा। तो ये गवर्नमेंट इसके लिए इंश्योर रहती है। ओल्ड एज के लिए इनकम का सोर्स रहता है। ये ओल्ड एज जब किसी भी इंसान की हो जाती है तो उसके पास कोई काम करने का वो नहीं रहता है कि वो कुछ काम कर ले। जब एक एज के बाद आदमी अपना एज हो जाती है तो वो किसी काम करने उसके लिए नहीं होता है, तो वो ये चाहता है कि कहीं से उसको इनकम होती रहे। तो ये अटल पेंशन योजना बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार की स्कीम है। ये आप कस्टमर को बताएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अटल पेंशन करें, क्योंकि एक एज के बाद जब कहीं से पैसा आता है, ये जो अटल पेंशन से जो पैसा आएगा वो बहुत इनफ रहेगा, वो ही पैसा उनको उस टाइम पे बहुत काम का रहेगा, ठीक है। APY, ये APY का मैं बता देता हूँ। APY ये फिक्स पेंशन योजना है। ये कस्टमर को मिलना ही मिलना है। जिसका आप APY कर देंगे उनको ये इस योजना के लाभ मिलना ही है, ठीक है। इस योजना के उनको लाभ मिलना है। आप जिसका भी करेंगे, APY करेंगे, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उसका ये है कि उसकी जो प्रीमियम है वो टाइमली कटती जाए, और वो उस प्रीमियम को बंद ना करे। एक टाइम तक उसकी प्रीमियम कटेगी, उसके बाद उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। APY आप किस कस्टमर का कर पाएंगे? आप करते हैं, आप डेली बेस पे APY करते हैं, लेकिन हमारे कुछ न्यू CSP हैं, वो इस प्रोडक्ट से शायद कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा न्यू CSP को, तो मैं बता देता हूँ कि ये 18 से 40 ईयर के व्यक्ति का आप कर सकते हैं। ये एज लिमिट के हिसाब से आपका पैसा कटेगा। जिस कस्टमर की जितनी एज होती है उस हिसाब से ये पैसा इंस्टॉलमेंट कटती है। ये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कटते जाएगी, उसके एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट आ जाती है, आपको उसका कर देगा। लेकिन 18 से कम वालों का नहीं होगा, और 40 से ऊपर वालों का बीमा, वो ये अटल पेंशन नहीं होगा। तो आप ये श्योर करें कि कस्टमर की एज जो 18 से 40 साल के हैं उनको आप बताएं। जो 18 साल के हैं आपके कस्टमर और आपकी शॉप पे आते हैं तो उनको मोस्टली गाइड करें, क्योंकि वो आने वाले समय में आप अपना कम इंस्टॉलमेंट रहता है 18 साल वालों का, और जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आराम से पे कर सकते हैं। और जो उनकी एज 20 साल पे करने के बाद फिर उनको अपनी जो एज हो जाएगी उस पर उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी है फिक्स पेंशन योजना में, तो इसमें फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, और ये इंस्टॉलमेंट के ही हिसाब से आपका इनकम रहेगा, ठीक है। ये इनकम बहुत ज़रूरी है, और ये इनकम उस एज में जब मिलेगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उस एज में जब आपके पास पैसा आएगा तो इतने पैसा ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिनिमम ये 20 ईयर तक आपको चलती है ये योजना, 20 ईयर तक इसका इंस्टॉलमेंट कटता है। जैसे आप 18 साल में कर देंगे तो 40 साल तक 20 ईयर में आपका तो ये पैसा इंस्टॉलमेंट कट जाएगा। फिर आपका इंस्टॉलमेंट होना बंद हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट होना फिर आपकी जो एज होगी तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट इसके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस एज में बहुत ही महत्वपूर्ण पैसे रहेंगे ये। तो आप कस्टमर को गाइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कीजिए, और उसके बाद करवाइए, ठीक है। इसमें सरकार भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% सरकार भी इसमें अपना योगदान रहता है। सरकार भी इसमें अपना पैसा मिलाती है,
आपका जो है उसमें 50% गवर्नमेंट भी आपको मिला कि ये योजना की लाभ देती है। ठीक है, तो आप कस्टमर को समझाएंगे तो उसको एकदम प्रॉपर वे से समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा और वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। एपीवाई लॉन्च हुआ था ये 1/6/2015 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, जब से ये लॉन्च हुआ है अब इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। आने वाले टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, दिन पे दिन आप महत्वपूर्ण होते जा रहा है, कियोस्क चैनल पे महत्वपूर्ण होते जा रहा है। ब्रांच के लिए ये टारगेट है, हमारे लिए टारगेट है, कस्टमर का फायदा है इसमें। तो आप एपीवाई ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, कस्टमर को समझाएं और एपीवाई उनका करें। ठीक है, एपीवाई ऐसा नहीं है कि आप किसी कस्टमर का एपीवाई करा दिया है फिर वो कस्टमर आप उसका बंद कराना चाहता है तो ये बंद भी हो जाता है। जितना उसका इंस्टॉलमेंट है वो आप एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन लिखा लीजिए, एप्लीकेशन को ब्रांच में सबमिट करेंगे तो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट कटा है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एपीवाई पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, इस पे कमीशन बहुत अच्छा है। एक एपीवाई करेंगे तो इस पे 80 रुपये कमीशन मिलता है, तो आपके कमीशन में भी इंक्रीज होगा आपका कमीशन और एपीवाई टारगेट भी आपका बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि एपीवाई पे भी आप ध्यान दें। अब आ जाते हैं कमीशन पे, किस चीज़ पे कितना कमीशन मिलता है। कमीशन तो अब सबको मिलता ही है, सबको पता भी है, लेकिन हमारे कुछ न्यू सीएसपी हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। और किसी किसी सीएसपी को जो प्रॉब्लम रहता है कमीशन स्ट्रक्चर में तो मैं उसमें बता देता हूँ। आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, एक अकाउंट ओपन आप करेंगे तो वो अकाउंट ओपन पे आपको 20 रुपये मिलते हैं। आपको फंडेड ही करना है, जैसे ये अकाउंट ओपन आ जाता है उसमें आपको पैसा डालना ही है। आपको जीरो बैलेंस पे कस्टमर को अकाउंट नहीं खोलना है। जैसे ही आप रेफरेंस नंबर जनरेट होगा ब्रांच में सबमिट करेंगे, जब भी ब्रांच वेरीफाई करके देगी उसमें 500 रुपये डालना है और 500 रुपये से ही खाता खोलना है, जिसमें कि आप आसानी से उनके बीमा कर सकें और अन्य स्कीम उनका कर सके। ठीक है, तो उनके जो 500 रुपये होंगे वो कभी अपने उसमें निकाल भी सकते हैं। तो एक अकाउंट ओपन करेंगे तो 20 रुपये मिलेगा। अब मनी ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे अप टू 5,000 तो आपको 0.50 कमीशन मिलेगा, जो मैक्सिमम 25 रुपये तक है। ठीक है, वैसे तो 0.50 रहता है लेकिन मैक्सिमम 25 रुपये ही मिलता है एक अकाउंट पे। फिर आप दूसरे अकाउंट पे करेंगे तो उसका कमीशन आपको अलग से मिलेगा। ट्रांजेक्शन मोर देन 5,000 से ज़्यादा का रहेगा उस पर भी 0.50 रहेगा और मैक्सिमम 25 रुपये रहेगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन विदाउट ये बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन है, इसमें 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, PMJJBY ये अभी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है। PMJJY इस पे आप एक PMJJY का किसी का बीमा करते हैं तो 30 रुपये आपको इसका कमीशन मिलेगा। 30 रुपये कमीशन आपके कमीशन में ही जुड़ के आएगा। PMSBY ये PMSBY भी बीमा है जिसका 1 रुपये कमीशन मिलेगा और आपके कमीशन में ही जुड़ के आएगा। APY ये APY का कमीशन आ गया। ये APY आपका 80 रुपये पर पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा। आप जो भी पॉलिसी करेंगे वो 80 रुपये पर पॉलिसी रहेगा। इसका APY का कमीशन थोड़ा लेट आता है ना, तो ये भी कमीशन के साथ आ जाएगा। आधार सेटिंग का कमीशन, जैसे कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जिनका आधार सेटिंग नहीं है, पुराने कस्टमर जब आधार कार्ड नहीं था, अपना पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से अकाउंट ओपन होते थे, उस टाइम पर किसी का आधार कार्ड अभी सेटिंग नहीं हो पाए। बहुत से कस्टमर आते हैं जो आधार कार्ड सेटिंग कराना रहता है। जिनका आप आधार कार्ड सेटिंग करेंगे तो 5 रुपये पर एक आधार कार्ड सेटिंग करने पर आपको कमीशन मिलेगा। ये भी कमीशन के साथ ही आता है। तो आपको ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाना है और सारे
प्रोडक्ट करना है, सबसे अच्छा कमीशन है और बहुत बढ़िया कमीशन मिलता है, कमीशन स्लैब भी। और आगे जो नए प्रोडक्ट आएंगे तो उनका भी कमीशन आपको मिलता जाएगा और अच्छा ही कमीशन आपका अर्न होते जाएगा। ठीक है, अब ये बजट प्लान है। अब मेरे साथ यहाँ पे सौम्य चतुर्वेदी जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आए और ये बजट प्लान को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू हिमांशु। आपने हमारे सीएसपी को बहुत सारी चीजें गाइडेंस दे दी है कि किस तरीके से क्या क्या सर्विसेज यूज करने के उनको क्या क्या फायदे हैं। अब लेकिन सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कमीशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो सर आप लोग के लिए हम लोग ने एक बजट प्लान बनाया जिसके बेसिस पे आप अगर टारगेट डिफाइन करके आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली 10,000 से ऊपर की कमीशन मिलने लगेगी। हमारे बहुत से सीएसपी है जो न्यू ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, वो बोलते हैं कि मैडम मुझे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, मेरे कमीशन नहीं बन रहा है, मैंने इतना काम किया इतना काम किया। सर कितना काम किया आप बताइए ना मुझे, मैं रिपोर्ट्स चेक करती हूँ, आपका उस बेसिस पे काम नहीं रहता है। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस बेसिस पे महीने में इतना काम करना है मुझे, ठीक है। तो फिर मैं कमीशन एक टारगेट लेके चली कि इस महीने मुझे 10,000 रुपए कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेड्स आते हैं अकाउंट ओपन का। अकाउंट ओपन भी मुश्किल से आप लोग 10-15 ही करते हैं सर पूरे महीने में। और जो बहुत अच्छा कमीशन कमाते हैं उनका तो मैं नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं कमाते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आप महीने का टारगेट लेके चलिए कि आपको 50 अकाउंट ओपन करने ही करने हैं, ठीक है। एक अकाउंट पे आपको 20 रुपए मिलता है। सपोज आपने 50 अकाउंट ओपन कर लिए तो आपको 20 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए तो सिर्फ अकाउंट का ही कमीशन मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन करें। आप लोग को इशू रहता है कि ब्रांच खाते ऑथराइज नहीं कर रही है, आप अकाउंट ओपन तो करिए सर, आप पेंडेंसी तो रखिए। फिर आपको ब्रांच से कैसे ऑथराइज कराना है, जोनल ऑफिस से कैसे करवाना है काम, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर, ठीक है। आप अकाउंट ओपन करिए, आप फॉर्म सबमिट करिए ब्रांच में, आपका काम सिर्फ इतना है, ठीक है। दूसरी बात आती है ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स का आप टारगेट लेके चलिए कि आपको महीने के 250 ट्रांजेक्शन्स करने हैं। जो 5,000 तक के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपको 250 करने हैं और इसमें आपको मैक्सिमम ₹25 मिलता है। तो इस हिसाब से आपका जो कमीशन बनेगा 3,750 रुपए बनेगा, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग का 1000, ट्रांजेक्शन का 3,750, ठीक है। नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन्स करना है जो 5,000 से ऊपर के होंगे, उसका आप लक्ष्य रखिए कि आपको 100 ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ठीक है। एंड उसमें भी मैक्सिमम की वो लगाई गई है, एलिजिबिलिटी लगाई गई है, ₹25 मैक्सिमम है। तो सपोज हम 20 ही लेके चल जाए कि 20 रुपए कमीशन हमें उस मिल रहा है एक ट्रांजेक्शन पे, तो इस हिसाब से 100 ट्रांजेक्शन के 2,000 रुपए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मनी ट्रांसफर, कमीशन ऑन एम्प्टी इंटरसोड यानी मनी ट्रांसफर, उसका आप लक्ष्य लेके चलिए कि 125 मनी ट्रांसफर मैं करूंगा इस महीने, उस पे आपको 20 रुपए कमीशन मिलता है, तो 2,500 उसका कमीशन हो जाएगा। अब आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए करने के लिए क्योंकि कस्टमर इजीली कन्विंस नहीं होता है ये करने के लिए, बट आपको उसके बेनिफिट्स बताना, और हिमांशु जी ने बहुत सारे आपको उसके बेनिफिट्स बताए कि किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करना है। आपका काम यही है, आप उनको कन्विंस करिए। और हम ज्यादा टारगेट नहीं दे रहे, महीने का सिर्फ 10 PMJJY करने के लिए बोल रहे हैं और उस पर आपको 30 रुपए मिलता है पर पॉलिसी का, तो उस हिसाब से आपको 300 रुपए PMJJY का मिल जाएगा। सुरक्षा बीमा सब इजिली करा लेते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा टारगेट हम लोगों ने ज्यादा रखा है, 40 रखा है और 1 रुपए मिलते तो 40 रुपए उसका हो जाएगा। एपीवाई हम नहीं कहते कि दिन के ही आप 5 कर दो, हमने पूरा महीने का टारगेट लिया। ये जो सारी चीजें महीने में भी नहीं, 30 डेज का नहीं लिया, सिर्फ 25 डेज का टारगेट लिया। जो भी मैं टारगेट बता रही हूँ सिर्फ 25 डेज का है सर, ठीक है। 5 दिन आप नहीं भी अगर सेंटर ओपन करते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, संडे पड़ता है, छुट्टी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 दिन के अंदर अंदर ये सारे टारगेट्स फुलफिल करिए, डेफिनेटली सर आपको 10,000 के इससे ज्यादा कर इंक्रीज कर पाएंगे आप। अभी तो सिर्फ मिनिमल हम लोग ने टारगेट रखा है, आप अब काम करने लगोगे, रोलिंग पे आ जाओगे तो आप डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा काम करोगे इसके बिहाफ में, ठीक है। एपीवाई पे 5 आप टारगेट रखिए, इस 80 रुपए मिलता है तो आपको 400 रुपए उसका हो जाएगा। देन आधार सीडिंग, एक आधार सीडिंग पे हमें से 5 रुपए कमीशन मिलता है, तो उस हिसाब से 250 रुपए आपका हो जाएगा। तो एक एवरेज इनकम जो है आपको 10,000 की कंप्लीट हो जाएगी। जो न्यू सीएसपी है इस टारगेट पे, इस बजट प्लान के बेसिस पे काम करिए सर, आपका
कमीशन जरूर बनेगा। ठीक है सर, तो मैं आशा करती हूँ सर ये जो टारगेट्स आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आप लोग को मेल भी कर देंगे सर। इसी के बेसिस पे आप एक लक्ष्य निर्धारित करके चलिए कि मुझे ये काम करना ही है सर। और जब आप मन में सोच लेंगे कि मुझे इतना टारगेट करना है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे सर। तब कोई इश्यूज नहीं रहेंगे आपको। नेगेटिविटी आप लोग खुद में ले आते हो कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। सर आप करने की कोशिश तो करिए सर, बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट। सर ये हमारे कुछ टॉप 5 हाईएस्ट कमीशन अर्नर हैं जिन्होंने पिछले कोविड के दौरान काम करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन अर्न किया है। इस सिचुएशन में मतलब बैंकिंग ही ऐसी सर्विसेज थी जो कभी बंद नहीं हुई है और कितना रिस्क लेके इन लोगों ने काम करके अपना मैक्सिमम कमीशन अर्न किया है सर। तो मैं ये कोशिश आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि जिनका नाम नहीं है इस लिस्ट में वो आप कोशिश करें कि अपना इस जो मैंने अभी टारगेट्स बताए उस बेसिस पे काम करें तो उनका भी इस लिस्ट में नाम आए नेक्स्ट टाइम जो भी हम मीटिंग्स करें सर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं होतन सिंह गुर्जर जी जो मध्य प्रदेश से हैं। इनका अप्रैल 2020 से लेके अगस्त 2020 तक 1,92,588 रुपए बने हैं सर। तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, बट छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि माइक्रो इंश्योरेंस पे भी आप ध्यान दें सर। आपका बहुत अच्छा काम है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपने कस्टमर को डीलिंग करके कैसे क्या मैनेज करके इतना हाईएस्ट कमीशन अर्न किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। एंड नेक्स्ट पे हमारे आते हैं निमिष जैन जी जो कि मध्य प्रदेश से है। उनका भी अच्छा है, अराउंड 1 लाख की करीब ही है, 85,957 रुपए। एंड इनका मंथली इनकम जो है 17,191। तो 17,000 भी अच्छा है सर, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं और बस कोशिश करिए थोड़ा सा इसको 20,000 के ऊपर एक्सटेंड करने की मंथली बेसिस पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे गिरिराज जाटव जी जो कि मध्य प्रदेश से। इनका भी 74,754 रुपए बना है एंड मंथली ये 14,951 रुपए कमाते हैं कमीशन का। ठीक है, अब आते हैं सर हमारे रतन लाल बघेला जी, ये भी मध्य प्रदेश से हैं। इनका 73,774 रुपए बना है अप्रैल टू अगस्त में कमीशन एंड मंथली इनका 14,755 रुपए बनता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे छत्तीसगढ़ से एक सीएसपी है रामेश्वर प्रसाद कश्यप जी। इनका भी काफी अच्छा, इनका तो न्यू ही कियोस्क हम लोग ने ओपन किया है अभी, बट इन लोगों ने बहुत कम टाइम में इतना अच्छा कमीशन अर्न करने लगे हैं सर। आपके लिए सर दिल से धन्यवाद है सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं न्यू सीएसपी होने के बावजूद। आपका 57,512 रुपए बन रहा है और मंथली आप 11,000 कमा रहे हैं। तो सर अब आप 11,000 जो बने, जो हमने टारगेट दिया ना सर, उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए आप, तो आपका ये 20,000 के पार हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर अब आती है कि हम अपने कियोस्क सेंटर में क्या क्या एक्टिविटी करें क्या क्या नहीं करें, डूज एंड डोंट्स की बात आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि बी शेयर टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ व्हाइल ट्रैवलिंग टू फ्रॉम एंड बैंक विद कैश। जब आप अपने ब्रांच से कैश लेके आते हो तब आपको बहुत सावधानी से आना है सर। ठीक है, और अपने कियोस्क सेंटर पे प्रॉपर बैंक रजिस्टर और ट्रांजेक्शन रिसिप्ट रखनी है केयरफुली। ठीक है, और कस्टमर से आपको कोई भी चार्जेस नहीं करने, ओवर चार्जेस नहीं करनी है। कोई भी आप जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना है सर। ठीक है, और जितने भी कस्टमर्स आते हैं आपके सेंटर पे उनको विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड करो, उनसे मतलब फ्रेंडली बिहेवियर करना है। ये नहीं कि आप बैंक का काम कर रहे हो तो बैंक के अधिकारी के जैसे बिहेव करने लगो, वहां बैठ जाओ मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, मैं लंच कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में कर दूंगा, इस तरीके से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना है सर। आपके पास कस्टमर आया है, वो ब्रांच समझ के आया है कि मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा और आप उसको सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो वो दोबारा क्यों आना चाहेगा आपके पास सेंटर पे। तो अच्छे उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, सारी चीजें उनकी सुनिए और आराम से उनको बैठाइए, फिर एक एक करके उनका काम करिए। आप अच्छा व्यवहार रखोगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास जरूर आना चाहेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्म डेली एंड सेटलमेंट एज पर द टर्म्स एंड बैंक नॉर्म्स। जो भी सेटलमेंट है बैंक के थ्रू वो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है,
और आपका जो सर्विस सेंटर है, कियोस्क सेंटर जो आपने ओपन किया है, वो क्लीन होना चाहिए। आज के जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है सर, उसमें क्लीननेस और सेफ्टी जो भी है, हाइजीन कितना मैटर करता है, ठीक है। तो आप अगर गंदा पड़ा है आपका सेंटर तो कोई भी आना नहीं चाहेगा, तो उसको क्लीन रखिए और सैनिटाइजर रखिए, सारी चीजें रखिए, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये साफ सुथरी ब्रांच लग रही है, मेरा काम यहाँ होगा, मुझे यहाँ जाने से कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने सेंटर्स को क्लीन रखिए, वेल मेंटेन रखिए, ठीक है, और आपके सिस्टम को बैटरी चार्ज फुल करके रखिए। अब भी कई सेंटर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, सर्वर नहीं है, मतलब कुछ भी बहाने करके कस्टमर को हटा देते, मतलब बोलते हैं आप बाद में आना। तो कस्टमर ऐसे वो डिमोरलाइज हो जाते हैं ना सर, कि मेरा काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब किसी कस्टमर को अर्जेंटली मनी की रिक्वायरमेंट है और आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर क्या वो आपके सेंटर पे दोबारा आना चाहेगा? नहीं ना सर। तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट, अब हम अपने सेंटर पे क्या ना करें सर। अभी तो हमने देखा कि क्या करनी चाहिए हमें, अब देखना है कि हमें क्या नहीं करना है। सर कई कियोस्क सेंटर्स होते हैं जो वो कास्ट पे बिलीव करते हैं, कास्ट रिलीजन पे बिलीव करते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। आज के जमाने में तो ये सारी चीजें खैर कोई नहीं करता है, बट एक डूज एंड डोंट्स हैं, तो उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ कि सोशल स्टेटस या उनके कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। ऑल आर मैन आर इक्वल, हम सब एक हैं सर, ठीक है। अगर कोई छोटा व्यक्ति भी अपना पैसे निकालने आ रहा है तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट करना है आपको, ठीक है। डू नॉट चार्ज द कस्टमर फॉर एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कुछ भी आप कस्टमर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उनका डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, उनसे कोई भी ओवर चार्ज नहीं करना है। 10 रुपए भी नहीं, 5 रुपए भी नहीं, 20 रुपए भी नहीं, आपको कोई भी चार्जेस उनसे लेना नहीं है, ठीक है। आप अपने बैंक में जाते हो तो बैंक क्या आपसे चार्जेस लेता है क्या आपकी सर्विसेज के लिए? नहीं लेते हैं ना, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हो? अभी तो खैर हमारे सीएसपी की कोई कंप्लेन नहीं आई है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो ये एक्टिविटी कर रहे होंगे या आने वाले समय में करने की सोच रहे होंगे। तो प्लीज ये सर रिक्वेस्ट है, आप ये सारी चीजें ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। हाँ नेक्स्ट, आपका जो पर्सनल मनी है और ये जो बैंक का या कस्टमर का मनी है, उसको मिक्सअप करके ना रखें, क्योंकि वो सब लोग होते हैं कि बैंक ये मेरा ही तो पैसा है, वो मेरे पास ही आना है, तो मैं एक साथ ही रख लेता हूँ। नहीं, आपको बैंक के द्वारा जो पैसे आ रहे हैं या कस्टमर आपको जो पैसे देके जा रहे हैं डिपॉजिट के लिए, उसको आपको अलग अलग ही रखना है। आप मिक्स कर दोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, अगर क्योंकि रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कंफ्यूजन तो हो गई ना सर कि किसका पैसा था क्या था, ठीक है। सर अब बात आती है अलर्ट करप्शन और माल प्रैक्टिस इन द सेंस की फ्रॉड करने की सर, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी डूज एंड डोंट्स में बोल ही दिया कि कुछ सीएसपीज हमारे ऐसे हैं जो अकाउंट ओपनिंग के नाम पे या डिपॉजिट विड्रॉल के नाम पे कस्टमर से ओवर चार्जेस कर रहे हैं। भले वो 5 रुपए ले रहे हो, 10 रुपए ले रहे हो, 20 रुपए ले रहे हो, पर ओवर चार्जेस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा सर, अगर हमारे जोनल ऑफिस को या ब्रांचेस को पता चल गया कि आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका केओ कोड जो है वो इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक बार कोड ब्लॉक होने के बाद ना सर वो चालू नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बहुत मुश्किल से ही अगर कस्टमर से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है तो फिर इनके हम ओपन करवा सकते हैं, बट जहां तक चांसेस है ओपन नहीं होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डीपी रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी हरकतें ना करें सर। अपन ने ब्रांच का काम लिया है, अपन को ब्रांच की तरह, बैंक की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। कुछ भी सब ऐसे करके सर कितने पैसे कमा लोगे? 1000 रुपए, 2000 रुपए, ऐसे कोई अमीर तो नहीं हो जाएगा ना सर। तो आप लीगली बेसिस पे काम करिए सर, ठीक है। आपको जो कमीशन मिल रहा है उसके बेसिस पे काम करिए, उसी से ही आप अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। ऐसे करने से सर लोगों की बददुआएं और लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हरकतें ना करें आप लोग, और कोड को अपने संभाल के रखें, क्योंकि कोड ब्लॉक होने कोई भी नहीं चाहता है सर। आपने इतना पैसा लेके अपना केओ आईडी लिया है तो उसको लीगली वे में काम करके ही चलाएं सर, ठीक है। नेक्स्ट,
आईडी को ब्लॉक होने से सर कैसे बचाएं? ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है कि ओवर चार्जेस नहीं लेना है, और दूसरी बात आती है प्रॉपर ब्रांडिंग की। अभी हिमांशु जी ने शुरू में बताया कि प्रॉपर ब्रांडिंग मतलब फ्रंट बैनर होना चाहिए आपके कियोस्क सेंटर पे, प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। 3 रजिस्टर्स तो आप लोग को दिए गए हैं, उन तीनों में एंट्री होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। और फ्रंट बैनर बाहर होना चाहिए आपके कियोस्क सेंटर पे, ठीक है। और जो पोस्टर्स हैं वो आपके सेंटर्स पे लगे होने चाहिए। प्रॉपर ब्रांडिंग होगी तो ही आपका कियोस्क सेंटर एज ए मिनी ब्रांच लगेगा। और जब सारी चीजें अच्छी रहती हैं तो अपन भी अट्रैक्ट होते हैं ना सर, कि यहाँ बैंक का काम हो रहा है, हमें यहाँ चल के अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, अपनी सर्विसेज यहाँ से रेंडर करानी चाहिए, ठीक है। तो अपने सेंटर को वेल मेंटेन रखें और प्रॉपर ब्रांडिंग उसमें करके रखें। अगर किसी के पास रजिस्टर बैनर या पोस्टर्स नहीं है तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सेंटर पे वो अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और थर्ड लाइन वही मैंने बताया कि एडिशनल चार्जेस आप लोग को किसी भी कस्टमर से किसी भी सर्विसेज के लिए नहीं लेनी है। और सबसे मेन बात आती है लास्ट, टारगेट्स जो आप लोग को दिए जा रहे हैं वो आपको पूरे करने ही हैं। आप लोग को लगता है कि हम लोग एक दिन में आपको बोल देते हैं कि इतने पीएम भिजवाए, इतने एसबीआई और एपीवाई करिए। सर आप खुद ही बताओ ना, महीने भर हम लोग आप लोग से बोलते हैं कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, तो आप लोग नहीं करते हो, तो फिर हमें भी प्रेशर आते हैं ना सर। तो हम आपको एक दिन में बोल दें कि आप वो चीज करिए, आप अपनी रोलिंग में ले आइए ना कि मुझे महीने का इतना करना है, और तो ना हम आपको बोलेंगे कि आप सर इतना करिए इतना करिए। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे इतना करना है और मैं कर दूं, तो आपको ना ब्रांच परेशान करेगी, ना कंपनी वाले परेशान करेंगे, ना ही जोनल ऑफिस से प्रेशर आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इंश्योरेंस करने की, और सिर्फ आईडी जो आपको दी गई है अकाउंट ओपनिंग और ट्रांजेक्शन्स करने के लिए ही नहीं दी गई है। ये सर माइक्रो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स तो हिमांशु जी ने बहुत ही बताए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इसी के लिए ही कन्विंस करें सर, ठीक है। इसके बेनिफिट्स बताइए कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है सर isecfi.com पोर्टल की। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। सर ये हमारा एक isecfi का पोर्टल है। बहुत सारे हमारे सीएसपी हैं, डायरेक्ट फोन लगा देते हैं हमें कि मैम मेरा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे रिजॉल्व करवा दीजिए। हिमांशु जी को भी ग्रुप में मैसेज डालते हैं, सारी चीजें करते हैं कि ये रिजॉल्व करवा दीजिए इशू। सर आपका जब कियोस्क आईडी हम क्रिएट करते हैं उसी समय आपका ये isecfi पोर्टल हम लोग बना देते हैं। इसमें सर क्या ये हेल्प डेस्क है सर, इसमें आपको पूरी सुविधा है। आपको जो भी आती है कंप्लेंट, डिवाइस की प्रॉब्लम है या माई अकाउंट ओपनिंग की प्रॉब्लम, कुछ भी सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आपको ये isecfi पोर्टल पे ही डालना है। देन फिर आपको हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करना है या टेक्निकल के नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। विदाउट क्वेरी डाले आपका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगा सर, क्योंकि सर जो प्रोसीजर होता है हमें वही मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना सर। ऐसे फोन लगा देने से तो सर आप चाहोगे कि तुरंत रिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है सर। बहुत सारे सीएसपी हमारे संग जुड़े हुए हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट सबका काम करते हैं सर। तो सब फोन पे चाहेंगे कि हम उनका कंप्लेंट रिजॉल्व कर दें, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। तो आप जो प्रोसीजर आईसेट के द्वारा बनाया गया है वो फॉलो करें आप, ठीक है। ये एक पोर्टल है, आपको जैसी न्यू आईडी हम प्रोवाइड करते हैं isecfi पोर्टल, आपका यूजर आईडी जो रहता है इसको लॉगिन करने का, आपका जो कियोस्क का आईडी रहता है वही आईडी से आपको लॉगिन करना है इसे। और पासवर्ड आपका 1234 रहता है। फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करोगे आप, पासवर्ड मैनुअली सबका 1234 ही रहता है, ठीक है। देन फिर उसको आपको चेंज करना रहता है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद। आप अपने हिसाब से उसका पासवर्ड बना सकते हैं सर, ठीक है। लाइन कर ले जी सर, बोलें क्या अच्छा वो लोग बोल नहीं पाएंगे ना, ओके सर, ठीक है सर। हम आपको अभी मीटिंग के बाद कॉल करते हैं, आपकी जो भी कंप्लेन है आप हमें बता दीजिएगा अमित जी, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। isecfi पोर्टल पे कंप्लेन डालें, पासवर्ड लॉगिन करें, ठीक है सर, वेलकम। नेक्स्ट सबसे पहले इसमें देखिए 2 तरीके की चीजें हैं। इस तो सबसे पहले एक जनरल कंप्लेंट्स होती है, जनरल कंप्लेंट्स के अंदर सर पासवर्ड रीसेट का आता है, ठीक है। और बाकी तो इसमें नहीं, सिर्फ पासवर्ड रीसेट की आप कंप्लेंट जनरल में जाके डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आते हैं
टेक्निकल, आप जो ये कंप्लेंट दिख रहा है वहां पे जाके आप टेक्निकल सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्निकल का जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि डिवाइस इनिशियलाइजेशन फेल्ड, आरडी सर्विस, अकाउंट ओपनिंग, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी ऑप्शन में। तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करिए, देन फिर उसमें अपना कमेंट में अपना कियोस्क का मतलब वो टीमवेयर आईडी या एनएक्स आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट करिए। आपकी कंप्लेंट हमारे टेक्निकल के पास आ जाएगी, हमारे टेक्निकल आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा सर, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप क्वेरी सबमिट कर दोगे ना, टेक्निकल आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा सर। आप कंप्लेंट डालते नहीं हो तुरंत फोन पे फोन लगाते हो सर, ये सारी चीजें ना करें और जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए आप लोग, ठीक है। आपकी इश्यू जो है रिजॉल्व भी होगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी सर, ठीक है। और एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट करना। सर ये हमारे कुछ कांटेक्ट नंबर्स हैं। आप लोग को बहुत सी शिकायत रहती कि मैं इस नंबर पे फोन कर रहा हूँ, इस नंबर पे फोन कर रहा हूँ, मेरा क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लें सर। आपको जो भी मतलब कमीशन जानना है, कमीशन या टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड आपको डेटाबेस से रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम, पासवर्ड रीसेट कराना है या लॉगिन नहीं हो रही है आईडी, तो आप ये हमारे नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। और हिमांशु राय जी का नंबर तो आप सभी के पास है, वो ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप लोग कैसे प्रॉब्लम सुनते भी हैं सर, रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक है। और सर मेरी एक बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ICTFI पोर्टल का यूज करना स्टार्ट कर दें सर। ग्रुप, अब हम लोग पूछते हैं कि सर आपने कंप्लेंट डाली है, बोलते हैं हाँ ग्रुप में डाल दिया। सर ग्रुप में अब बहुत हम मीटिंग्स में होते हैं या कहीं भी होते हैं, सर के पास ग्रुप चेक नहीं कर पाते हैं। तो अब बेटर है ना कि सर जो टेक्निकल का अगर इशू है तो टेक्निकल के पास क्वेरी पहुंच जाए, हम जब तक देखेंगे हम फिर उसको रिजॉल्व कर मतलब टेक्निकल तक पहुंचाएंगे तो उसमें टाइम लगता है सर। तो बेटर है ICTFI पोर्टल पे आप लॉग इन करें, अपना कंप्लेन उसमें डालें, ठीक है सर। एंड सर यही है जो मैंने बजट प्लान बनाया है, उसके बेसिस पे काम करना आप स्टार्ट करें सर, ठीक है। एंड अब हिमांशु अगर आपको कुछ बोलना, ठीक है। सर हम लोग की तरफ से सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं सिद्धार्थ सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, एक वोट ऑफ थैंक्स हमारे CSP को बोल दें सर, क्योंकि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे इस वेबिनार के लिए। तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद है सर। ओवर टू सिद्धार्थ सर। थैंक यू सौम्या एंड थैंक यू हिमांशु। और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज समझाया इन लोगों को। और भी दिक्कतें आएंगी अभी, धीरे धीरे आप इस तरीके की सीरीज चालू करिए और इसको कंटिन्यू करिए कि और मंथ में कम से कम एक वीडियो मीटिंग किया करिए अगली बार से, कि CSP भी आपसे संपर्क कर सके, कस्टमर आपसे डायरेक्ट बात कर सके। क्योंकि बहुत जैसे चैट बॉक्स पढ़ रहा था मैं या क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा था, ये जूम मीटिंग में क्या होता है कि हम इस तरीके से आपको जवाब नहीं दे सकते, लाइव 1 to 1 बात नहीं कर सकते। पर नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना है हिमांशु कि ये ज्यादा लोग नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से अपन इनकी मीटिंग करें जूम पे, तो इनकी अगर जो समस्या होगी तो हम इनको डायरेक्ट नहीं सुन जा रही सकते आवाज। हैं, इनको समझ सकते हैं और उनके सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए और आपके लिए भी। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का, थैंक यू जितने भी CSPs ने आज ज्वाइन किया उन लोगों को धन्यवाद। और हिमांशु और सौम्या थैंक यू, और पूरी टीम को थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सुना